Hello everyone, welcome back to my another Python tutorial. प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स हैं. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं. ऑपरेटर्स के बिना किसी प्रोग्राम की कल्पना भी नहीं की जा सकती. प्रोग्राम लिखते समय हमें कोई ना कोई ऑपरेटर यूज़ करना ही होता है. इस ट्यूटोरियल में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होने वाले सारे ऑपरेटर्स को जानेंगे. ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं और ऑपरेटर्स को पाइथन में कैसे अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया जाता है. टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जानेंगे और इस ट्यूटोरियल में ऑपरेटर्स के साथ कैसे काम किया जाता है ये भी सीखेंगे. तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए. एंड में मैं ऑपरेटर्स के बारे में कुछ स्पेशल बताने वाला हूं. आइए सीखते हैं पाइथन ऑपरेटर्स. सबसे पहले तो हम देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है. तो ऑपरेटर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि x प्लस वाई में अगर हम देखें तो प्लस ऑपरेटर यूज़ हुआ है. x प्लस वाई में प्लस ऑपरेटर यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि इस प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में x है और राइट हैंड साइड में y है. तो इस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों साइड में ऑपरेंड्स यूज़ हुए हैं. एक x यूज़ हुआ है और दूसरा y यूज़ हुआ है. तो हम क्या बोलेंगे, ये बाइनरी ऑपरेटर है. अगर हम देखें कि एक ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल यूज़ हुआ है, राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू यूज़ हुई है, तो इस तरह के भी ऑपरेटर को जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में या तो वेरिएबल यूज़ हुआ है और या कोई वैल्यू यूज़ हुई है, इस तरह के ऑपरेटर को भी आप बाइनरी ऑपरेटर बोलोगे. लेकिन कोई भी ऑपरेटर अगर इसके केवल एक ही साइड पे कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल आता है तो इसको हम बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर. एक अलग तरह का ऑपरेटर और होता है जिसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी सिर्फ अपने माइंड में ये रखिए कि पाइथन में तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स. अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में. पाइथन में यूज़ होने वाले सारे ऑपरेटर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है. अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यूनरी माइनस ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. इस तरह से सारे पाइथन में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स को क्लासिफाई किया गया है. इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यूनरी माइनस ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे. बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से. तो जहां तक बात है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, 7 डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं. तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन कि इन ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है. सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर है एडिशन ऑपरेटर. तो एडिशन ऑपरेटर को यूज़ करना बहुत आसान है. अगर आप कोई डेटा पे एडिशन ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 5 एडिशन ऑपरेटर 4. क्योंकि यहाँ पर एक पाइथन शेल में एक कैलकुलेटर काम करता है तो इमीडिएटली आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा. इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर 5 माइनस 4 1. फिर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर 5 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर 4. फिर आता है डिवीजन ऑपरेटर. डिवीजन ऑपरेटर को आप कर सकते हैं 10 डिवीजन 5. डिवीजन ऑपरेटर के साथ एक खास बात है कि ये हमेशा फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है. जबकि हमने जो डिवीजन ऑपरेटर पढ़ा था सी में, C++ में, जावा में, वो हमें एक इंटीजर रिजल्ट रिटर्न करता था. इसके बाद आता है मॉड्यूलस ऑपरेटर. मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर ऑफ डिवीजन रिटर्न करता है. जैसे कि आपने किया 5 mod 2 तो मॉड्यूलस ऑपरेटर 1 रिटर्न करेगा जो कि 5 mod 2 का रिजल्ट है. इसके बाद आता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर. तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर x टू द पावर n के जैसा काम करता है. अगर आपको कैलकुलेट करना है एक्सपोनेंशियल पावर वैल्यू, एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं और एक्सपोनेंट ऑपरेटर को लिखते हैं डबल एस्ट्रिक से. तो अगर हमें 2 टू द पावर 5 कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे 2 डबल एस्ट्रिक दैट इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर
एंड 5, तो इसका रिजल्ट 32 आएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक नया ऑपरेटर आता है जिसको बोला जाता है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर या फिर इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर। ये हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा 10 डिवाइडेड बाय 5 किया था तो उसका रिजल्ट आ रहा था 2। अगर आप 10 फ्लोर डिवीजन 5 करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू। अगर हम कोई एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिसमें आपको फ्रैक्शनल पार्ट भी आता है, जैसे कि अगर आप 15 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहाँ पर उसका क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, दैट इज़ 0.5 आ रहा है। लेकिन अगर आपको 0.5 नहीं चाहिए, ओनली इंटीजर पार्ट चाहिए, तो आप ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पे लगा सकते हो 15/2। तो इससे आपको केवल इंटीजर वैल्यू रिटर्न होके आएगी। इसी तरह से हम सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को वेरिएबल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं और वेरिएबल्स और वैल्यू का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर यहाँ पर हम x में एक वैल्यू ले लेते हैं 5 और y में हम वैल्यू ले लेते हैं 2, अगर आप करेंगे x एडिशन ऑपरेटर y तो ये रिजल्ट आएगा 7। अगर हम x सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे, x सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर y, तो यहाँ पर 3 रिजल्ट आएगा। अगर हम x मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करेंगे एंड y, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अगर हम x डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवीजन आएगा, ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं x डबल स्लैश जो कि फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा केवल इंटीजर पार्ट, तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट आ गया। और इसी तरह हम मॉड्यूलस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं x मॉड y, तो यहाँ पे मॉड्यूलस वैल्यू आ गई। और हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं x डबल एस्ट्रिक y, ये आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर का रिजल्ट आ गया। यहाँ पर हमने सीखा कैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम वैल्यूज़ के साथ, वेरिएबल्स के साथ, वैल्यू और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन में, वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स 8 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं जो राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर करता है। जैसे कि आपने यहाँ पर एक x वेरिएबल लिया और x वेरिएबल में आपने 10 को स्टोर कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 वैल्यू जो कि राइट हैंड साइड में है वो x लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। अगर यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू, z वेरिएबल में भी हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं 5, और अब हम कुछ ऑपरेशन करके देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा z प्लस इक्वल टू x, इस तरह के ऑपरेटर को बोलते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर z की एग्जिस्टिंग वैल्यू में, जो z की अभी प्रेजेंट वैल्यू है, उसमें x की वैल्यू को प्लस कर देगा और जो रिजल्ट आएगा उसको z में स्टोर कर देगा। तो अगर आप देखेंगे z की वैल्यू को डिस्प्ले करा के, तो आप पाएंगे कि इसमें 15 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से करते हैं z माइनस इक्वल टू x, तो इस तरह के ऑपरेशन को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर z की एग्जिस्टिंग वैल्यू में से x की वैल्यू को माइनस करेगा और जो रिजल्टेंट आएगा वापस से उसे z में स्टोर कर देगा। तो z की एग्जिस्टिंग वैल्यू, अभी z की करंट वैल्यू 15 है, उसमें से x की वैल्यू 10 माइनस हो जाएगी और जो 5 रिजल्ट आएगा वो z में स्टोर हो जाएगा। आप z को डिस्प्ले करा के देख सकते हैं। अगर हमने z मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू x लिखा तो ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि z की करंट वैल्यू में x की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो भी रिजल्ट होगा वो z में स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम लिखते हैं z डिवीजन ऑपरेटर इक्वल टू x, तो इसका मतलब है कि ये डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा कि z की एग्जिस्टिंग वैल्यू को डिवाइड करेगा x की वैल्यू से। तो x की वैल्यू 10 है और z की जो वैल्यू है वो 50 है, 50 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा और जो रिजल्टेंट आएगा वो z में स्टोर हो जाएगा। z की वैल्यू को डिस्प्ले करा के देख सकते हैं। जो डिवीजन ऑपरेटर होता है, ये डिवीजन ऑपरेटर हमेशा फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। आप देख रहे होंगे कि इसका जो रिजल्ट आया है 50 डिवाइडेड बाय 10 किया गया था और इसका रिजल्ट आया है 5.0।
अगर हम लिखते हैं z मॉड्यूलस ऑपरेटर इक्वल टू x, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये कहलाता है मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर। और मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि z की करंट वैल्यू में z की करंट वैल्यू को x की वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए और जो भी रिमाइंडर हो वो z में जाके स्टोर हो जाए। तो अगर आप 5 मॉड्यूलस 10 करेंगे, क्योंकि z की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 10 है, अगर हम 5 मॉड्यूलस 10 करेंगे और उसका रिजल्टेंट जो होगा 5 होगा और 5 z में जाके स्टोर होगा, तो इसको जब हम डिस्प्ले करके देखेंगे तो वो 5 वैल्यू ही डिस्प्ले होके आएगी। अगर हम मान लें कि x की वैल्यू 5 ले लेते हैं और z की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, अब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पर, और अगर हम यहाँ पर लिखेंगे z एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इक्वल टू x, तो ये क्या करेगा, ये कहलाएगा एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर। और एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, जो z की करंट वैल्यू है और x की वैल्यू पावर हो जाएगी, तो ये z की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा और जो रिजल्टेंट आएगा वो z में जाके स्टोर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले करा के कि इसका रिजल्ट 32 आएगा, z में अल्टीमेटली 32 आ रहा है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू, हम जितने सारे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे हैं अलग अलग टाइप के, और उसमें हमने देखा है कि यहाँ पर x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है क्योंकि x जो ऑपरेशन था उसके राइट हैंड साइड में आ रहा है, लेकिन जो अल्टीमेट असाइनमेंट हो रहा है वो हमारा z में हो रहा है और z की अल्टीमेट वैल्यू चेंज हो जा रही है, नई वैल्यू अब वो पॉइंट करने लगा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर को देखते हैं हम। अभी आपकी z की वैल्यू 32 है और आपके पास x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर अब हम एक और ऑपरेटर को यूज करके देखते हैं, दैट इज z स्लैश स्लैश इक्वल टू x। तो इस ऑपरेटर को बोला जाता है फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको बोला जाता है फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। और फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि z की जो भी वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू है, करंट वैल्यू है, उसमें x का डिवीजन होगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसका जो इंटीजर पार्ट होगा, केवल इंटीजर पार्ट z में स्टोर होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 32 डिवाइडेड बाय 5 किया जाएगा और 32 डिवाइडेड बाय 5 का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का केवल इंटीजर पार्ट वो जाके z में स्टोर होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं z की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे तो 6 इज द इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे हट जाएगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हमने यहाँ पर स्टडी किए। अब एक हम नई विंडो में आ जाते हैं और देखते हैं कि यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या होता है। यूनरी माइनस ऑपरेटर का मतलब है, यूनरी ऑपरेटर से ही पता चल जाता है कि इसका मतलब ये होता है कि इस टाइप के ऑपरेटर के केवल एक साइड पर ही ऑपरेंड होगा, मतलब एक साइड पर ही या तो वेरिएबल होगा या वैल्यू होगी। तो अगर मान लीजिए आप कोई ए वेरिएबल लेते हैं और ए वेरिएबल में आप कोई वैल्यू मान लीजिए 5 असाइन कर देते हैं और बी वेरिएबल में -a लिख देते हैं, तो यहाँ पर जो a लिखा हुआ है उसके साथ यूनरी ऑपरेटर यूज हुआ है। और यूनरी ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो भी a की वैल्यू है उसका निगेटिव होगा और जो निगेटिव होगा वो b में अल्टीमेटली जाके असाइन होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ऑपरेशन कहलाएगा, अगर हम b इक्वल टू को छोड़ दें तो ये वाला ऑपरेशन जो बन रहा है ये यूनरी ऑपरेटर का ऑपरेशन है। और माइनस ऑपरेटर को आप क्या बोलोगे, यूनरी माइनस ऑपरेटर बोलेंगे। तो आप b की वैल्यू को डिस्प्ले करा के देख सकते हैं कि b की वैल्यू -5 आ रही है। इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता है। अगर हम c एक वेरिएबल में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 20, और इस 20 के पहले अगर मान लीजिए मैंने यूनरी माइनस ऑपरेटर लगा दिया, तो अब 20 की वैल्यू को पहले निगेटिव किया जाएगा और निगेटिव जो वैल्यू बनी है वो अल्टीमेटली सी वेरिएबल में असाइन होगी। तो अगर आप यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे -20 आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने में किया जाता है। कभी भी अगर आपको दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स 6 टाइप्स के होते हैं
और जनरली रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम इफ स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं जहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशंस देते हैं। तो हम इफ स्टेटमेंट को डिटेल में जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का कैसे यूज़ होता है। अभी समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को हम ले लेते हैं 12। सबसे पहला रिलेशनल ऑपरेटर्स जो आप यूज़ करोगे वो होगा ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो ए ग्रेटर देन बी। तो ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ग्रेटर देन के राइट हैंड साइड में बी आ रहा है। तो इसका मतलब है ये बाइनरी ऑपरेटर है, और बाइनरी ऑपरेटर है और ग्रेटर देन ऑपरेटर ये चेक करेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू है वो 5 है और राइट हैंड साइड में बी की वैल्यू 12 है, विच इज़ ग्रेटर देन 5, इट इज़ नॉट लेस देन 5। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर फॉल्स दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसको एंटर जैसे ही करेंगे हम तो क्या रिजल्ट देता है। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 12 है, 5 इज नॉट ग्रेटर देन बी। अगर हम यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी करेंगे तब भी फॉल्स स्टेटमेंट ही आएगा। अगर हम यहाँ पर करते हैं ए की वैल्यू ले लेते हैं 15 और बी की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 12 और तब जाके हम देखते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर ए अब ग्रेटर देन है बी से, ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे अब ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर हम ए की वैल्यू को ले लेते हैं, ए की वैल्यू को वही रखते हैं और बी की वैल्यू को हम 15 ले लेते हैं, तो यहाँ पर अब हम ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये स्टेटमेंट में, क्योंकि हमारे ए और बी की वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों में 15 स्टोर है। अगर हम ए की वैल्यू देखें तो 15 है और बी की वैल्यू देखें तो 15 है, तो ए की वैल्यू ग्रेटर नहीं है बी की वैल्यू से, ग्रेटर देन के अलावा इक्वल टू भी चेक होगा। तो अगर ए और बी की वैल्यू अगर इक्वल भी आ जाती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो ए की वैल्यू ग्रेटर होती है बी की वैल्यू से तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही हमारे पास एक स्टेटमेंट और आता है। अगर हम यहाँ पर बी की वैल्यू फिर चेंज कर लेते हैं, बी की वैल्यू हम कर लेते हैं 10 और ए की वैल्यू तो आपके पास 15 है, और हम यहाँ लिखते हैं b इज़ लेस देन ए। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 15 है, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट ट्रू बना रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह से b इज़ लेस देन इक्वल टू ए भी देखा जा सकता है, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर आता है a इक्वल टू बी। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो डबल इक्वल टू होता है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है और जो सिंगल इक्वल टू होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये जो हमने b इक्वल टू 15 किया है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन a डबल इक्वल टू b का मतलब है कि a और b की वैल्यू में कंपैरिजन हो रहा है। क्या a की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल है? अगर इक्वल है तो ही इसमें ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो इस केस में a की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू आपके 10 है, तो a की वैल्यू b की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करने वाला है। अब हमारे पास जो लास्ट ऑपरेटर आता है रिलेशनल टाइप का, वो आता है a नॉट इक्वल टू b। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, a b के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम सीख चुके हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, 6 डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनल ऑपरेटर्स सीख चुके हैं। तो आइए अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स को बूलियन ऑपरेटर्स भी बोला जाता है। बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। अगर आप एक्स एंड
y लिखते हैं, तो यहाँ पर जो एंड यूज हुआ है वो एक ऑपरेटर है और ये बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसके दोनों साइड पर कुछ है, दोनों साइड पे कुछ ऑपरेंड है। अगर इस टाइप का ऑपरेशन आप करते हो और एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो एंड ऑपरेटर का मतलब होता है अगर x की वैल्यू यहाँ पर फॉल्स है तो x की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, नहीं तो y की वैल्यू रिटर्न होगी। एक बार और समझ लीजिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू फॉल्स है तो अगर x की वैल्यू फॉल्स है तो x की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज y की वैल्यू रिटर्न होगी। इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो y की वैल्यू रिटर्न होगी। अगर हम इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में x और y वेरिएबल के बीच में और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो और ऑपरेटर का मतलब क्या हो जाता है कि अगर x की वैल्यू फॉल्स है, अगर x की वैल्यू फॉल्स है तो y को रिटर्न करेगा, और अगर x की वैल्यू फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो वो x की वैल्यू को ही रिटर्न कर देगा। अब अगर हम, क्योंकि नॉट जो है, नॉट एक ऑपरेटर है जिसको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, तो ये वैल्यू को निगेट कर देता है। अगर x की वैल्यू फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा और x की वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। आइए इन तीनों ऑपरेटर्स को वन बाय वन एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। अगर हमने, मान लीजिए यहाँ पर हम x वेरिएबल ले लेते हैं और x वेरिएबल की वैल्यू को 10 ले लेते हैं और y वेरिएबल की वैल्यू को हम 20 ले लेते हैं और आप x एंड y करके देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू वो ट्रू मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, जो x की वैल्यू है वो अभी क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर फॉल्स नहीं है, वो ट्रू है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू फॉल्स होती तो x की वैल्यू रिटर्न होती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू ट्रू है तो हम y की वैल्यू देखेंगे और जो भी y की वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। तो y की वैल्यू 20 है तो इस ऑपरेशन में 20 रिटर्न होगा। अगर आप मान लीजिए x की वैल्यू कुछ -10 ले लेते और y की वैल्यू को आप वही रहने देते और अब जाके आप x एंड y ऑपरेशन करते, तो इसका क्या मतलब होता, x की वैल्यू अभी भी क्या है, x की वैल्यू अभी भी ट्रू है, बिकॉज ये ज़ीरो नहीं है। कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो ट्रू मानी जाती है। और यहाँ पर x की वैल्यू -10 है, दैट मीन्स वो ज़ीरो नहीं है तो ट्रू मानेंगे, और ट्रू मानेंगे तो वो y की वैल्यू को देखेगा और y की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। y की वैल्यू क्या है, 20 है, तो इसका आउटपुट 20 आएगा। लेकिन अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 ले लेते हैं और y की वैल्यू को सेम रहने देते हैं 20, और अब जाके आप x एंड y ऑपरेशन करते हो, तो यहाँ पर अब क्या है, x की वैल्यू बिकॉज फॉल्स हो गई है क्योंकि x की वैल्यू अब 0 हो गई है, तो यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू फॉल्स है तो वो ये 0 रिटर्न कर देगा, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह से आप और के साथ भी काम कर सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू 10 ले लेते हैं और y की वैल्यू हम 20 ले लेते हैं और हम x और y ऑपरेशन करके देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, x का जो वैल्यू है वो 10 है और x की वैल्यू 10 है, इसका मतलब है ट्रू है, तो ये x की वैल्यू ही रिटर्न कर देगा। और अगर x की वैल्यू फॉल्स हो जाती तो ये y की वैल्यू रिटर्न करता। ठीक है, तो अभी x की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब है x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर वो 10 ही रिटर्न करेगा। और अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लेते और फिर आप x और y ऑपरेशन करते, तो यहाँ पर अब क्या है, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है x की वैल्यू फॉल्स है, तो जिस केस में x की वैल्यू फॉल्स होती है तो वो y को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर अब y की वैल्यू 20 है, तो इसका मतलब है ये 20 को रिटर्न करेगा। अब हम आ जाते हैं नॉट ऑपरेटर पे। नॉट ऑपरेटर को देखने के लिए आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे x की वैल्यू अभी 0 है, आप अगर इसको नॉट x लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0 है, और इस पर अगर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। क्योंकि x की वैल्यू 0 थी तो वो फॉल्स बोल रहा था, 0 का मतलब फॉल्स। अब क्योंकि उसको निगेट करना है, उसको नॉट ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है, तो उसने फॉल्स को ट्रू बना दिया। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू 20 थी, 20 का मतलब होता है ट्रू, तो अगर आप नॉट y लिखते हो तो y की वैल्यू ट्रू है तो वो उसको फॉल्स बना देगा।
तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज़ करेंगे जब हम इस इफ़ स्टेटमेंट के साथ काम करेंगे, जब हम इफ़ स्टेटमेंट सीखेंगे, इफ़ के साथ काम करेंगे, तो इन सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर्स का यूज़ आने वाला है और हम उसको करके देखेंगे। दोस्तों, हम वीडियो के एंड में आ गए हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ स्पेशल बात बताने वाला हूं। वो स्पेशल बात ऑपरेटर्स से रिलेटेड है और स्पेशल बात ये है कि जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हो और फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल में आपको 10 असाइन करना है और दूसरे वेरिएबल में आपको 20 असाइन करना है, तो आप इस तरह से आसानी से उसे लिख सकते हो। लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस हमने देखी हैं, सी, C++, जावा, जिसमें आप इस तरह के असाइनमेंट को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको सेम टाइप की वैल्यू असाइन करनी है ए और बी दोनों वेरिएबल में, तो आप ए इक्वल टू बी इक्वल टू 10 कर सकते हो। बस इसमें यह है कि हम 10 और 20 जो है वो अलग अलग असाइन नहीं कर सकते थे C++, जावा में। आपको अगर 10 असाइन करना है दोनों वेरिएबल में, तो आप यहाँ पर C में, C++ में इस तरह का आप स्टेटमेंट लिख सकते थे कि A इक्वल टू बी इक्वल टू 10। इससे होता ये था कि 10 A वेरिएबल, B वेरिएबल दोनों में असाइन हो जाता था। तो यहाँ पर भी वो नॉर्मल चीज़ आप कर सकते हो, पाइथन में भी आप कर सकते हो। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए आप ए और बी में अलग अलग वैल्यूज़ को सेम स्टेटमेंट में असाइन करना चाहते हो, सेम लाइन में आप असाइन करना चाहते हो, तो पाइथन में ये आप कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो ए इक्वल टू 10 सेमी कॉलन, बी इक्वल टू 20। इस स्टेटमेंट से आप क्या कर सकते हो कि एक ही लाइन में आप दोनों स्टेटमेंट को लिख सकते हो और ए और बी की वैल्यू, ए में 10 असाइन हो जाएगा, बी में 20 असाइन हो जाएगा। आप ए की वैल्यू को प्रिंट करके देखोगे 10 है, बी की वैल्यू डिस्प्ले करके देखोगे 20 है। और इसके बाद भी एक खास स्टेटमेंट और आता है कि अगर आपको ए और बी में कुछ वैल्यू असाइन करना है, जैसे 10 और 20, अब हम कुछ दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए आपको 5, 6 असाइन करना है, ए में आपको 5 असाइन करना है, बी में आपको 6 असाइन करना है। तो स्पेशली पाइथन में उसको कैसे कर सकते हैं, आप लिखिए ए कॉमा बी इक्वल टू 5, 6। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पाइथन में ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। इससे होगा क्या, 5 जो है वो ए में असाइन हो जाएगा, 6 जो है वो बी में असाइन हो जाएगा और ए और बी की वैल्यू आप प्रिंट करके डिस्प्ले करके देख सकते हो। ए की वैल्यू 5 आ रही है, बी की वैल्यू 6 आ रही है। तो यही आज का स्पेशल था कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इतनी खूबी से यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें हम आपको मैं बता देता हूँ कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा में आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़ते थे, वो काफ़ी यूज़फुल ऑपरेटर्स थे। लेकिन पाइथन में ये ऑपरेटर्स नहीं है, मतलब कोई भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है, ना यहाँ पर कोई डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर नहीं है, कोई भी यहाँ पर पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स नहीं है। मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पाइथन लैंग्वेज में नहीं है, फिर भी पाइथन इतनी स्ट्रांग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आज का स्पेशल यही था। आई होप कि आपको ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में समझ में आया होगा। और हम जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इनको डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। Thanks for watching. See you in the next video.